तो ये डेढ़ होशियार मेरे साथ डेढ़ होशियारियाँ करते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल के हेडमास्टर को मैं हायर करता हूँ। मैं 2 शख्सियत रखता हूँ, एक डेढ़ होशियारी की, तो मैं उसमें तुमसे आगे हूँ, और एक अच्छाई की, कि मैं अच्छाई में भी सबसे आगे जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे बहुत से लोग नाराज़ होते हैं, मेरी फील्ड के बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार मुश्ताक, इतनी बारीकियाँ मत बता, इन लोगों को तो बारीकियाँ बताएगा, सबको अपने पाँव पे खड़ा कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पहली दफ़ा मेरे चैनल पे ये देखने को मिलेगा कि फिंच के बच्चों को प्रोफेशनल तरीके से हैंड फीड किस तरह से करवाई जाती है। इससे पहले ये ज़रूरत मुझे पेश ही नहीं आई, इसीलिए मैंने ये नहीं कराया। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा, लेकिन वो वीडियो में भी दिखाऊँगा, लेकिन वो वीडियो एक मसले का हल है, एक प्रॉब्लम का सलूशन है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हैंड फीड कैसे कराई जाती है, इसके पीछे जो मतलब मसाइल चल रहे होते हैं उसका सलूशन भी है। तो पहले हम मसले को डिस्कस करते हैं, यानी कि पहले हम बीमारी को डिस्कस करते हैं और बीमारी के बाद उसके इलाज को डिस्कस करेंगे, जो कि हैंड फीड की सूरत में होगा, ताकि आपको मालूम हो जाए कि अच्छा इस नुकसान को हम ऐसे कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है कि क्यूरीज आप लोगों की यही होती हैं कि बच्चे बाहर फेंक रहे हैं, परिंदे क्यों फेंक रहे हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, नेस्ट बॉक्स, परिंदे जो है अपने नेस्ट बॉक्स में, चाहे कॉलोनी सेटअप हो, कैच सेटअप हो, तो नेस्ट बॉक्स से जो बच्चों को आउट करते हैं, फेंकते हैं, तो वो कुछ इस तरह की कंडीशन में होती हैं। मिसाल के तौर पे पहली कंडीशन ऐसी होती है कि जो परिंदे हैं, चाहे कॉलोनी सेटअप में हो या कैच सेटअप में हो, वो परिंदे अपने बच्चों को नेस्ट बॉक्स से फेंक देते हैं, यानी कि ज़िंदा नेस्ट बॉक्स में था, फेंका, नीचे भी आपको ज़िंदा मिला। दूसरी कंडीशन ये होती है कि नेस्ट बॉक्स के अंदर परिंदा ज़िंदा होता है, यानी उसका बच्चा ज़िंदा होता है, लेकिन जब वो फेंक देते हैं तो वो ज़िंदा तो नीचे आ जाता है, लेकिन जब तक आप अपने केज और कॉलोनी पे जब पहुंचते हैं तो वो जो दौरानिया होता है 2-3 घंटे का, वो सर्वाइव नहीं कर सका बच्चा। किसी और बड़े पेरेंट ने उसको नोचा, मार दिया, ये भूख से मर गया, आपको मरा हुआ दिखा, आप सोचते हैं ये मरा हुआ ही है। दूसरी कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि नेस्ट बॉक्स या मटकी के अंदर ही बच्चा मरा हुआ था, किसी भी वजह से मरा हुआ, उसको फीड नहीं कराई गई हो, उसको चूंटियाँ खा गई हो, जो भी है, तो पेरेंट जो है उसको फेंकते हैं तो वो आपको नीचे भी मरा हुआ होता है। चौथी कंडीशन जो है ना, वो सर पकड़ के बैठ जाता है हर इंसान। चौथी कंडीशन इस तरह की भी होती है कि एक शख्स जो परिंदे रखे हैं वो देखता है कि आज मेरे पास 4 बच्चे मटकी में आए हुए हैं। अब वो जब कल आता है तो कल 3 होते हैं, तो वो कहता है चलो 3 हो गए, मैंने मान लिया एक बच्चा फेंक दिया, मर गया, मगर पूरी कॉलोनी में कहीं पर उसको मिलता नहीं है इत्तेफाक से ना, मतलब बदकिस्मती समझ लें कि वो मिल नहीं पाता। अब वो डिस्कस करता है, वो कहता है यार मैं सब चीज़ें मान लेता हूँ, परिंदा मार देता है, सब कुछ होता है, भाई डेड बॉडी किधर गायब हो गई, मतलब किधर उड़ गई, चली गई, पिघल गई, क्या हुआ। तो मैं इन चीज़ों पे गौर करेंगे। साथ ही मैं अभी आपको वीडियो भी लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या होता है। देखें, जैसा कि मैंने अपनी तमाम वीडियो में बताया कि स्ट्रेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा 90% मायने रखता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ये होता है, स्ट्रेस हर तरीके से हो सकता है। स्ट्रेस किसी चीज़ के शोर से हो सकता है, स्ट्रेस किसी चीज़ की स्मेल से हो सकता है, स्ट्रेस धुएं से हो सकता है, स्ट्रेस किसी खूनख्वार परिंदा, चील, कौवा, उकाब, ये जो पिंजरे के आगे पीछे आ जाते हैं, बिल्ली, कुत्ते, इनके सामने देखने से, इनके एकदम से आने से हो सकता है। यानी मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं तो परिंदे नीचे बैठे होते हैं, ऊपर से कोई चील गुजर जाए ना और सूरज की रोशनी को ऐसे क्रॉस करे तो वो साया बनता है, उससे भी ऐसे तिलमिला के उड़ जाते हैं। ये खौफ है, स्ट्रेस है। अब ये जो है, ये स्ट्रेस इन चीज़ों से हो सकता है, वो तो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, आप देख लेंगे कि यार क्या करें क्या नहीं करें, उसको दूर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हफ्स पैदा हो जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है, उकताहट पैदा हो जाती है, अपने आप को नोचते हैं, खून ख्वार होते हैं, एक दूसरे को मारने पे दौड़ते हैं। ऐसे में उनको ब्रीड ली जा रही होती है, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और जून जुलाई अगस्त में स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ जाता है कि मेल फीमेल साथ रखे होते हैं, वो आपस में मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद उनमें वो अमल शुरू हो जाता है जिसमें अंडे बच्चे देने होते हैं, उनके पास जगह होती नहीं है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है, एक दूसरे की फीडर प्लकिंग करने लग जाते हैं। ये उससे होता है, एक दूसरे को जो मार दाड़ कर रहे होते हैं और अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। अब इसी के अपोजिट ऐसा होता है कि मुझ जैसे जो बंदे होते हैं ना, शौकीन या मजबूर बंदे, वो जून जुलाई अगस्त में भी मटकियाँ लगा रहे होते हैं। अब वो किसी की हर एक की अपनी होती होगी, मेरी तो इसलिए कि मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, बैकग्राउंड में ही दिखे, फिर मैंने इंतज़ाम भी किया है। देखें, एयर रूम कूलर अभी भी चल रहा है, इस वक्त एक इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, तो मैंने उसको मेंटेन किया हुआ है। बहरहाल लोग नहीं कर पाते क्योंकि लोगों के पास टेम्परेचर गैजेट ही नहीं होते, मीटर ही नहीं होते कि टेम्परेचर पता चल जाए, ह्यूमिडिटी पता चल जाए, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा होता। वो सोचते हैं सब मतलब सब सही है, दूध दही वाली बात है, वो सोचते हैं, वो खुद फील करते हैं कि हम यहाँ खड़े, हवा आ रही है, सही है।
पिंजरे के अंदर हवा का दबाव अलग होता है, बाहर अलग होता है, तो इस तरह से ये ना करें। टेम्परेचर मीटर ये आपको एक्चुअल बता सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का है। तो इससे भी जो मटकियाँ लगाई होती हैं, चूँकि वो गर्मी होती है, हब्स होता है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, टेम्परेचर नीचे आया होता है या टेम्परेचर ऊपर गया होता है, ह्यूमिडिटी लेवल नीचे आता है, इस तरह की वाक़यात में जो है ना ये बच्चे मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। अगर बच्चा आपको मिल जाए ज़िंदा तो क्या करें। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, मैं फिर वापसी आता हूँ, एक चीज़ सबसे बड़ी है आप और मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे पास देखें परिंदे हैं, मेरे करीब भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब मैं कोई ऐसा बड़ा मुहासरा करूँ ना, इस पर बड़ा ऑपरेशन करूँ, मिसाल के तौर पे आज मैंने पूरी सारे सेटअप को साफ़ कर देना है, तरीके वाला साफ़ करना है और मटकियों में झांकना है, तो खड़े होना है, मटकियों के ऊपर आना है, सुराखों के ऊपर आना है और इधर शोर शराबा खर 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 खुरपियाँ चलानी है लोहे की जो होती है ना, ताकि वो बीटे बीटे साफ़ हों, तर तर लोहे की आवाज़ें, क्रिंच प्रिंच आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा होता है। इस तरह से जब मैं ये कर लेता हूँ, करने के बाद जब मैं आता हूँ 2-3 घंटे बाद, तो मुझे कोई ना कोई बच्चे यहाँ पे मरे हुए दिखते हैं, नीचे पड़े हुए। ये मैं आपको अपना सेटअप बता रहा हूँ, कोई भी तुर्रम खानी ये नहीं कह सकता कि यार मेरी सेटअप पे तो ये होता ही नहीं है। जहाँ पे ह्यूज काउंट होगा वहाँ पर होगा, क्योंकि ह्यूज काउंट में 200 पेयर अगर आपके पास है तो 200 पेयर में उसमें बुढ़े भी शामिल हैं, अडल्ट भी शामिल हैं, उसमें न्यू जनरेशन भी शामिल है, फर्स्ट ब्रीड वाले भी शामिल हैं, पट्टे भी शामिल हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हर एक की साइकी अलग होती है, उसका एज डिफरेंस, उसका खौफ, वो इतना यूज़ टू नहीं होता, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से डर जाता है या इरिटेट होता है, तो वो पेयर अपने बच्चों के साथ ये कर देता है। ज़्यादातर ये चीज़ कि फ़र्स्ट ब्रीड वालों में अमूमन बहुत ज़्यादा होती है। फ़र्स्ट ब्रीड जो पेयर कर रहे होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, क्योंकि वो इतना जो है मैच्योर नहीं होते और वो ये सारी चीज़ें कर जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रीड जिससे आप ले रहे हो उनके लिए बिल्कुल दूर रहें, जब तक वो ब्रीड का पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं होता, तो शोर शराबे वाली हरकतें ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखने को मिली, मुझे आपको भी पता होगा कि जो होती है तिंको वाली झाड़ू होती है ना, कर कर कर, जो हमारे घरों में यूज़ होती है। एक तो फूल झाड़ू होती है नरम मुलायम घास वासों की, उसको जब हम चलाते हैं उससे आवाज़ पैदा नहीं होती। लेकिन जो तिंको वाली झाड़ू जो हमारे दादा परदादा से चलती चली आ रही है, उस झाड़ू में तिंके होते हैं, जब उसको हम रगड़ते हैं तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है, शोर पैदा होता है, डस्ट उड़ती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर कोई बड़े सेटअप में ये वाला काम करता है तो यकीनन इस झाड़ू के बाद उसके जो है कॉलोनी से बच्चे निकल के गिर के मरते हैं। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि जब मैं 1.5-2 महीने कॉलोनी में नहीं गया तो मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। अच्छा, सोल्यूशन से पहले मैं आपको ये बताया था कि मेरे पास ये जो हैंड फीड वाला है मैंने पहली दफ़ा क्यों किया। आप सोचेंगे यार इतने अरसे से ये काम कर रहा है तो पहली दफ़ा इसने ये क्यों किया। पहली दफ़ा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा काउंट होता है। जब मुझे इस तरह के बच्चे ज़मीन पर मिलते हैं तो मैं उन बच्चों को उठाता हूँ और उठाने के बाद उन बच्चों को मैं दूसरे मटकियों में रख देता हूँ उन्हीं की एज के बच्चों के साथ। तो मेरा ये काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि फिंच के बच्चों को फीड कराना जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है। हर 2 घंटे बाद कौन फीड करा सकता है। रात को आप सोओगे, सुबह जब आप उठोगे तो उनकी 2-3 दफ़ा फीड का टाइम हो चुका होगा, वो मर चुके होते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं करवा पाया, लेकिन इत्तफाकन ऐसा हुआ कि ये चीज़ सीखनी भी थी, आपको सिखानी भी थी, तो ये अमल करके दिखाना था। और इसके भी आप देखेंगे कि कितने मज़ेदार तरीके से ये चीज़ हो रही है। तो पहले हम आते हैं कि जब बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं और गिर जाते हैं और आपने देखा कि एक बच्चा ज़िंदा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ज़िंदा क्यों है, जो मटकी से फेंका गया बच्चा वो ज़िंदा क्यों है। अगर यहाँ पे फ़र्श होगा ज़मीन पे तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा, ऊपर से गिरते ही फट जाएगा, मर जाएगा, सर लगेगा या पोटा लगेगा, पेट वेट लगेगा, फट जाएगा। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अपनी कॉलोनी के नीचे घास फूस रखें, नेस्टिंग मटेरियल हमेशा रखें। मेरी यही बात है कि जब भी ब्रीडिंग लें नेस्टिंग मटेरियल हमेशा रखें। जब नेस्टिंग मटेरियल हमेशा नीचे पड़ा रहेगा तो उसकी लेयर बन चुकी होती है 2-2, 3-3 इंच की। तो जो भी परिंदा अपने बच्चों को नीचे फेंकेगा, जब वो बच्चे नीचे आएंगे तो वो एक फॉर्म के ऊपर आएंगे, क्योंकि घास में एक स्पंज टाइप का बनता है, तो वो परिंदे का बच्चा जो है ना वो मरेगा नहीं। अब जब नेस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है और बच्चा नहीं मरा, आपने बच्चे को सिंपल से उठा लेना। सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, छोटे बच्चे में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ज़ाहिर है आपके पास 2-3 पेयर होंगे जो ब्रीडिंग पे लगे, तो उन्हीं बच्चों के साथ एडजस्ट कर लें, वो पाल लेंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने उसको हैंड फीड पे लेके जाना है। अब फिंच चूँकि छोटी होती है, उसके बच्चा और छोटा होता है, उस बच्चे का मुंह और छोटा होता है, फिर वो तकलीफ़ दे मरला होता है। माँ और बेटे का तो ऐसा होता है कि उनको स्मेल भी आ जाती है, उनको मैसेज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो उसके लिए मुंह खोल लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि पहली चीज़ ये कि कॉमन में मैंने देखा है कि कॉमन का जो छोटा बच्चा होता है उसको जब हैंड फीड कराने जाओ तो वो ख़ुद से इतना ज़्यादा मुँह नहीं खोलता, बड़ा ज़ोर वोर लगा के खुलवाना पड़ता है। लेकिन म्यूटेशन फिंच के बच्चे में मैंने ये देखा है कि वो मुंह बड़ा जल्दी खोल लेते हैं, कोई भी चीज़ टकराओ तो मुंह खोल लेता है, वो डिमांड करता है। ये 2 फ़र्क मैंने देखे हैं इन दोनों में, यानी एक फ़र्क है इन दोनों में ये वाला। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है
कि जब आप हैंड फीड कराएंगे तो हैंड फीड के लिए आपको सिरिंज का जो आगे का नोज़ल है वो पतला रखना चाहिए। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है, जबकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ इस गर्मी में, फिर भी लंबी होती जा रही है। और आप अभी जो ये वीडियो देखेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो देखें हैंड फीड वाली। इसमें भी आप देखेंगे कि इंजेक्शन की मदद से मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। इंजेक्शन के आगे मैंने वो नोज़ल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लगाई, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। और ये जो इंजेक्शन है ये किस तरीके से बना है, क्या मैंने इस पर तजुर्बा किया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने इस इंजेक्शन को किस तरह से कोशिश करी थी कि मैं एक जुगाड़ बना सकूं, तो किसी हद तक फिंच के म्यूटेशन फिंच के बच्चे में कारआमद है। तो वीडियो जो है मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे लगाता हूँ, उससे पहले मैं अपने इस मोबाइल में भी देख लेता हूँ वो वीडियो, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँ साथ साथ कि आपने किस चीज़ पर फोकस रखना है और क्या चीज़ आपने देखनी है। तो चलें अब आप ये वीडियो देखें, आपके स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही है। देखें दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि ये 2 बच्चे हैं, ये म्यूटेशन के हैं। और ये एक पॉट दिख रहा है ग्रीन कलर का, जिसमें फ़ीड बनी हुई है। अब इंजेक्शन में फ़ीड भरी जा रही है। अब आपका ये सवाल भी आएगा कि यार ये फ़ीड कौन सी है, तो मैं आपको बताऊं, फ़ीड अच्छी इंपॉर्टेंट मिलती हैं। आप देखें ऐसी फ़ीड देखें जिसका लिक्विड बारीक बन जाए, पतला बन जाए, ठीक है। और केटी की भी फ़ीड होती है, इस तरह की फ़ीड होती है। मुझे वो नहीं मालूम, ये मेरे पास एक सैम्पल आया था फ़ीड का, और उसके हवाले से जो है मैंने इसी को बनाया था। इसमें कोई नाम वगैरह नहीं था, इसलिए आप ब्रांड की तरफ जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है फिंच के हवाले से उसे आप बनाएं लिक्विड में, जिस तरीके का उसका मेथड लिखा होगा उसी बॉक्स पे। तो उसके बाद ये देखें फ़ीड समझ लें बन गई। फ़ीड बनने के बाद ये इंजेक्शन में भर दी गई, और इंजेक्शन के बाद देखें आपको ये किस तरह से मुँह लगा के उसको पी रहा है। यानी कि ऐसा फ़ील कर रहा है जैसे इसके मुँह में इसकी पेरेंट्स का, इसकी वालदा का, इसके बाप का मुँह है, इस तरीके से। अब आपको ये दिख रहा होगा कि आगे से इसकी जो इंजेक्शन है, इसकी चोंच नॉर्मल नहीं है। यानी कि आप जब ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो इसके आगे सुई लगी होती है और सुई को आप निकालते हैं तो फिर आपको एक गोल मिलता है, लेकिन ये इस तरह का नहीं है। इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा तो मुकम्मल तरीके से दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि आप उन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस दौरान, अगर आपके पास अभी इस वक्त ये वाक़या पेश आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आपको हैंड फीड किस तरह से करानी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस मसले का हल क्या क्या निकाला जा सकता है। एक मैंने बता दिया कि आप दूसरी मटकियों में डाल दें, जिन मटकियों में दूसरे बच्चे हों। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो आप फीड जो आपको रिकमेंड की जाती है, जो आपको दिखती है कि इम्पोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी की है, तो उसको बनाएं। और उसको बनाने के बाद जो मेथड चल रहा होता है इंजेक्शन के थ्रू फीड कराने का, इसके टूल्स जो है वो मिलते भी हैं बाज़ार में। फिंच के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत पतला चाहिए होता है। इस तरह से यहाँ पे दिखाने वाली बात ये है कि देखें ये कितना खुद मज़े से सिर्फ हाथ रखा है, कोई एनर्जी नहीं है, खुद ही मुँह जब लग जाता है तो वो इसको पी रहे हैं। पीने के बाद उनके पोटे वगैरह सब भर गए। अभी आप ये भी देखिएगा कि उनके पोटे भर चुके हैं इस तरीके से। अब ये 3-3 घंटे, 2.5 घंटे बाद इसी तरह का अमल दोहराना होता है। अब आप कैलकुलेट कर लें कि एक दिन में और रात में कितने घंटों तक आपको इनको करानी है। रात होगी तो आपको अलार्म लगाना पड़ेगा इसके लिए। एक छोटा सा होगा जिसकी जान तो आपको बचानी है, आपका शौक़ है, लेकिन आप अपनी जान को तकलीफ़ में ले जाएंगे। अब ये देखें ये किस तरह से मुँह लगाया हुआ है, इसका पोटा आपको दिख रहा है, गुब्बारा बना हुआ है, देखें उसमें आपको थोड़ा सा येलो शेड दिख रहा है। तो ये बस भी नहीं करते, आपने देखना है कि ज़्यादा ना हो। ये चीज़ जो है ना एक अर्जेंटली हुई थी, एमरजेंसी पर्पस पे हुआ था, तो एमरजेंसी पर्पस पे ये इक्विपमेंट मेरे रेडी नहीं थे, सिर्फ पड़े हुए थे स्टोर में। तो जल्दी जल्दी इसको किया गया ताकि हम इनको बचा सकें और ये वीडियो भी बना सकें। और यही तरीका है, ये मेथड किया और आप लोगों को ये भी दिखाया कि देखें ये इस तरीके से ये काम हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपने देख ली। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंजेक्शन जिससे आप देख रहे थे, इसकी मैंने क्या जुगाड़ लगाई थी। मेरे हिसाब से म्यूटेशन पे तो करामद हो गई। आप भी करके देखिए करामद हुई या नहीं हुई। अगली वीडियो में मैं कुछ और इस तरह की चीज़ें लूँगा जो इसके आगे लगेंगी, रबर्स वगैरह या जो जो इस्तेमाल की जाती हैं हमारे आम मुआशरे में, ताकि आपको जो सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से इसे आप इस्तेमाल करवाएंगे अपनी फिंचेस को और अपनी फिंचेस को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ एक हैंड फीड के हवाले से हो गई, यानी इसमें आपने ये भी देख लिया कि हैंड फीड कैसे कराई जाती है, और आपने इसमें ये भी देख लिया कि जो बच्चे नीचे आ जाते हैं उनको अगर बचाना हो तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या रह जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि हमने उनको बचाना है तो कैसे बचाना है। अब एक क्यूरी और रह गई है, वो क्यूरी ये रह गई है कि जिन भाई का ख्याल होता है कि यार हमारे परिंदे जो है ना वो मरे हुए फेंक रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि वो ज़िंदा फेंकते हैं, आप लेट आते हैं वो मर चुके होते हैं। एक इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि क्या वजह है। दूसरी क्यूरी ये थी कि बंदे ने बोला कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे गायब हो जाते हैं, 4 होते हैं, दूसरे दिन हम जाते हैं 3 रह जाते हैं, एक की डेड बॉडी गायब हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ, आप अगर इनका खेल तमाशा देखें, जो भी बच्चा मर जाता है, बड़े पेरेंट्स, बड़ी फिंचें क्या करती हैं, उसको उठाती हैं, पंजों से पकड़ती हैं, चोंच से पकड़ती हैं, कान से पकड़ती हैं, जो चोंच में उनके आते हैं वहाँ पकड़ के ना उसको झटकती हैं या उसको एक नोच के चूसती हैं, खून चूसती हैं, फीदर प्लकिंग करती हैं, तफरी करती हैं,
मज़ा करती हैं या उनकी हैबिट होती है या उनको खून से वही चीज़ मिलती है जो फीडर प्लकिंग में मिलती है। बहरहाल वो उसको पकड़ के ना ऐसे झटकती हैं जैसे लाइका उसको ब्रेक करने की, यानी फिंगर अगर उसकी मुंह में आ गई है उसको झटकती हैं ताकि फिंगर टूटे। उस झटकने में वो जो बच्चा होता है ना वो फुटबॉल की तरह यहाँ वहाँ होता है। यानी कि मैंने ये देखा कि अगर इस कॉलोनी में मुझे दिखा 1 घंटे पहले दिखा कि छोटा बच्चा यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसके बाद मैंने देखा तो वो वहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोगों को दिखता है कि पानी के पॉट की सरफेस में भी जहाँ पे पानी जमा होता है जिस बोतल में फीडर में उसके अंदर भी आपको मिलता है, तो बंदा परेशान हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं फिंचेस के वो पानी में आके गिर के मरते हैं। ये क्या वजह? वो पानी में गिर के नहीं मरते, जब ये झटकते हैं उसको मुंह से इधर उधर फेंकते रहते हैं तो वो उस पानी में आके गिर जाता है। अब पानी में आके गिरता है तो वो गल सड़ने लग जाता है, उसको और छेड़ते नहीं है वो पानी में जो है ना उसके जरासीम वरासीम फैलने लगते हैं, गंदगी बन जाती है। इसीलिए देखना तो ज़रूरी है। जैसे मैं कहता हूँ कि परिंदों को देखें। एक चीज़ ये हो गई। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस दे रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, यानी कि सर पर आ गया है और उसकी तैयारियाँ करें। उसमें मैंने एक इजहार किया था कि अमूमन फेसबुक और हर जगह पे ये हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि ब्रीडिंग सीज़न के लिए मटकियाँ कब से कब तक लगाएं। तो लोग उन्हें एडवाइस भी कर रहे हैं कि यार 20 अगस्त से लगा दे, कोई कह रहा 15 अगस्त से लगा दे। तो उस हवाले से मैंने बताया था कि सब जो सही तजुर्बेकार अगर 20 अगस्त का भी बोल रहा है वो अपने हिसाब से सही बोल रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ का इजहार किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि 20 अगस्त को पंजाब का भी वेदर एक जैसा हो, सिंध का भी वेदर एक जैसा हो, बलूचिस्तान का भी एक जैसा हो। ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ पर हफ्स का आलम था और उसी वीडियो में मैंने अपने कराची वाले घर पे अपडेट ली थी। तो कराची में बहुत अच्छे बादल आए हुए थे, मतलब बहारें आई हुई थी, ये ब्रीड आ रही है, बस सब मज़े से हो रहा था। तो कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया कि वहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर हफ्स का आलम था। तो मैंने ये एडवाइस किया था कि 25 अगस्त के बाद मटकी लगाना शुरू करें, नेस्टिंग फेंकना शुरू करें। जब नेस्टिंग ले जाने का मरला होगा, मटकी की सिलेक्शन का मरला होगा, अंडे आने का मरला होगा तो सितंबर सर पे आ चुका होगा। तो आप इस मंथ को जा चुके होंगे और आपको एक मुतवातिर मौसम मिलेगा जो एक जैसा रहेगा। मैंने ये कहा था। आज चूँकि 24 अगस्त है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 अगस्त को, कोशिश होगी 24 अगस्त को ही अपलोड कर दूँ। अगर इंटरनेट सही नहीं हुआ तो फिर 25 अगस्त को मिलेगी। इस वक्त 24 अगस्त हो रहे हैं। 24 अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो मैं पसीनों से शराबोर हूँ। ये देखें आपको कपड़ा शेड की नुमा मिल रहा है, ये देखें एयर कूलर इस वक्त भी चल रहा है, कमर में मेरे पसीना आया हुआ है। ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ये शलवार पहनी है, आप लोग समझते हैं धोती पहनी हुई है किसी ने। ये शलवार और टी शर्ट में मैं ऐसे ही आ जाता हूँ गर्मी में, इनको भी देख लेता हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ। अंदर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर भी तकरीबन 40 के करीब पहुँच चुका है। ह्यूमिडिटी लेवल 30, 35, 40 चल रही है। तो सर्वाइविंग कंडीशन में आ गए 24 अगस्त को। अब ये भी चीज़ देखें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई कि मैंने कहा कि 25 अगस्त यानी कल से जो तैयारियां कर लेंगे, कल से आप मटकियां लगाना शुरू कर दें। कल आप मटकियां लगाएंगे, एक दिन उसमें जाएगा, एक दिन नेस्टिंग मटीरियल बिछाने में जाएगा, 4-5 दिन जो है ये पेरेंट्स को जो है यानी कि परिंदों को मटकियाँ सिलेक्शन में लगेंगी, फिर अंडे आएंगे। सितंबर आ चुका होगा, आप इस ख़तरे से निकल के बाहर चुके होंगे। वीडियो देखें, अब मैं काम की बातें बताता हूँ, वीडियो वैसी लंबी हो जाती है। अब मुझे अफसोस हो रहा है वीडियो लंबी हो गई, टुकड़े टुकड़े में दे नहीं सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ, मेरे चाहने वालों को स्पेशली बताता हूँ। आप लोग कमेंट्स में देखते होंगे कि एक आधे जो है ना गंदे अंडे आ जाते हैं और वो बैड कमेंट्स कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। वो ये करते हैं कि यार ये बात तो 2 मिनट में भी बताई जा सकती थी, ये बात तो 1 मिनट में भी बताई जा सकती थी। वो इतने तुर्रम खान बनते हैं, जैसे उनके चैनल पे जाओ तो उन्होंने तो ख़जाने खोल दिए तुम लोगों के लिए। उनके चैनल पे जाओ तो यकीन करो टिकटॉक की वीडियो होती है, इधर उधर का माल डाला होता है और वो दूसरे को नसीहत ऐसी करते हैं कि जैसे जो है ना ये मौजूदा वक्त के साइंटिस्ट ही यही हैं। अबे बेवकूफ़ों, 3-4 मिनट में तो मैं सिर्फ चीज़ बताऊँगा, उसका तरीक़ेकार कैसे बताऊँगा, उसके नेगेटिव पॉजिटिव असरात कैसे बताऊँगा, बेवकूफ़ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने गौर करी, मैंने कहा यार ये गंदे अंडे हैं कौन से, इनकी कौन सी खारिश है जो मैं इनको लोशन दूं। तो जब मैंने उनको गौर किया तो उनकी जो आईडी होती है ना, उसके आगे उनका जो है ना नाम नहीं होता। जैसे आप है ना, मिसाल के तौर पे आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम है मुश्ताक खटक तो मेरा मुश्ताक खटक लिखा हुआ आएगा। मैं अपने चैनल की आईडी से किसी को कमेंट्स करूँगा तो मेरा लिखा हुआ आएगा मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। तो फ़र्क आ गया ना। उन लोग जो कमेंट्स नेगेटिव करते हैं ना, उन लोगों का यकीन करें कि उन लोगों के अपने चैनल होते हैं, व्लॉग के, कुकिंग के, इधर उधर के। तो उनकी 2 चीज़ें होती हैं, वो 2 मकसद के तहत ये काम करते हैं। एक तो वो हसद के मारे करते हैं कि उनके चैनल नहीं चल रहे होते। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, उनके पास तजुर्बा नहीं होता, वो अपना कंटेंट नहीं चला रहे होते, यहाँ वहाँ की एंकी बेंकियाँ मार रहे होते हैं। तो लोगों को पसंद तो आनी नहीं है। लोग तो हक और सच और काम की चीज़ें देखना चाहते हैं। ये लोग टिकटॉक लगा देते हैं, दूसरों की वीडियो उठा के लगा देते हैं, चैनल चलता नहीं है। तो फिर आप लोग जिन चैनलों को मोहब्बत देते हैं, जैसे आप लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, इनसे वो मोहब्बत हज़म नहीं होती, इनमें हसद जाग जाता है, हसद के मारे करते हैं। दूसरा अहम पहलू जो मैंने देखा है ना,
ये लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, जिनके चैनलों के नाम होते हैं वीलॉग, फलाना, कुकिंग, ढिमाका, धुमुका, ये लोग इसलिए भी करते हैं कि कोई भी चैनल जो अच्छा हो, आपकी मोहब्बत से अच्छा जा रहा हो, आप यानी कि आप ज़्यादा हो, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, चैनल ऊपर गया हो, मोनेटाइज हो, तो ये लोग एक ट्रिक आजमाते हैं, साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं कि हम इस बंदे के चैनल पे जाके ना कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं, ये अपनी आने वाली वीडियो में हमारे कमेंट्स का इजहार कर सकता है नाम के साथ। मिसाल के तौर पे जिन्होंने कमेंट लिखे, मैं उनको यहाँ बुरा भला बोलूँ, ठीक है, उनकी आईडी आप लोगों को दिखाऊँ, देखो यार ये वाला देख रहे हो, ये इसने बोला, इससे उनको फ़ायदा होगा। तो ये डेढ़ होशियार मेरे साथ डेढ़ होशियारियाँ करते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल के हेडमास्टर को मैं हायर करता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मैं हमारे पश्तो में कहते हैं कि तवदो सड़ों से निकला हुआ है, यानी कि गर्म ठंडे से निकला हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि धूप छाँव से निकला हुआ है, तजुर्बे से निकला हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो तजुर्बे से निकला हुआ बंदा हूँ जिसने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में मुख्तलिफ़ तजुर्बे हासिल किए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हुए आया हूँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रहता हुआ आया हूँ। मुझे प्यार से जीता जा सकता है, मैं प्यार का भूखा हूँ, इखलाक का भूखा हूँ। ये जो टोपी ड्रामा डेढ़ होशियारी मुझसे करते हैं ना, तो मैं माँ होशियार हूँ अपनी जगह पे। मैं दो शख्सियत रखता हूँ, एक डेढ़ होशियारी की, तो मैं उसमें तुमसे आगे हूँ, और एक अच्छाई की, कि मैं अच्छाई में भी सबसे आगे जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे बहुत से लोग नाराज़ होते हैं मेरी फील्ड के, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार मुश्ताक इतनी बारीकियाँ मत बता, इन लोगों को तो बारीकियाँ बताएगा, सबको अपने पाँव पे खड़ा कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं नहीं सुनता हूँ। मैं आप लोगों के दिल में जगह पाना चाहता हूँ, आप लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ, और अपने पाकिस्तान में ये चीज़ कायम करना चाहता हूँ कि बहुत से अच्छे यूट्यूबर हैं जो नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। 4 बंदों में आप लोग बैठो, अच्छे अल्फाजों में याद करो, कहीं कोई एक आधा मुझे टक्कर जाए, जब मुझे पहचाने मुश्ताक भाई, तो मुझे ये ज़रूर बोले मुश्ताक भाई आपकी वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हुआ। इस भूख, इस प्यार की तलाश में मैं ये काम करता हूँ। तो ये डेढ़ होशियारी जो कर रहा है ना, वो ना करे, क्योंकि मैंने उनको इस तरह से सपोर्ट करना ही नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत करने वालों को सपोर्ट करूंगा, जो मेहनत करेगा। ये टोपी ड्रामे, शॉर्टकट वाले मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मेहनत करें, अच्छा कंटेंट दें, दूसरे की भलाई का सोचें, शॉर्टकट से दूर रहें। आपको मैं सपोर्ट हाजिर है, एक टांग पे खड़े होकर सपोर्ट दूंगा। डेढ़ होशियारी करोगे तो मैं तुम्हारा माई बाप बन जाऊँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक को, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।